रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है डिफेंस साइबर एजेंसी आती है, एक सेपरेट जो है, क्योंकि जो है डिफेंस का जो साइबर स्पेस है उसे अलग माना जाता है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, इस वजह से उसके लिए एक स्पेशल एजेंसी बनाई गई है। मैं इस पे चर्चा करूँगा कि क्या भारत में ये योग्यता है कि अगर कोई देश भारत के ऊपर साइबर वॉर लॉन्च करता है, तो क्या हम उसका प्रत्युत्तर देने में सक्षम हैं? क्योंकि इस पे चर्चा जो है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय उसका कोई समाधान नहीं दिखता था। तो आज हम किस स्थिति में हैं? क्योंकि एक योग्यता होती है साइबर अटैक को रोकने की और एक योग्यता होती है, इसको कहते हैं ऑफेंसिव कैपेसिटी, मतलब कि हमला करने की। अगर पता चले कल्पना कीजिए, पता चले कि चीन ने हमारे साइबर स्पेस पे हमला किया है और जिसकी वजह से काफी डैमेज कॉज किया है, उसकी चर्चा हम कल के लेक्चर में करेंगे डिटेल में कि साइबर सिक्योरिटी से संबंधित क्या-क्या खतरे हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि वो हमारे जो संवेदनशील संस्थाएं हैं उस पे अटैक करता है, तो क्या हमें ये सक्षमता है कि हम इसका बदला ले सकें? हम चीन के संस्थानों पे हमला कर सकें? बात क्लियर हुई? ठीक है? तो रक्षा मंत्रालय, फिर इसमें आप लिखेंगे विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। अच्छा, ये जो सारे मंत्रालय हैं, ये एक महत्वपूर्ण संस्था है, उसको कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। राष्ट्रीय, इसको मैं अलग कलर में लिख देता हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। तो ये मंत्रालय भी उसका हिस्सा होते हैं और उसके अलावा इसका दो और मेंबर होते हैं। एक तो नीति आयोग, के वाइस चेयरमैन, और दूसरा जो है इसके मेंबर जो है, देखिए ये जो एनएसए है, सॉरी, हाँ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। कौन है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में? हाँ, अजीत डोवाल जी, बिल्कुल। मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ। वो भी बिल्कुल कौटिल्य नीति पे चलने वाले व्यक्ति हैं और मैं उनकी काफी प्रशंसा करता हूँ, बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, ये सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति इसका भी हिस्सा है। तो आप इसको जो है इसके साथ जोड़ सकते हैं। और ये जो है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भी एक हिस्सा है। ठीक है? अच्छा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का एक और हिस्सा है, तीसरा, इसको मैं यहां लिख देता हूं, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक। अब यहाँ आएगा कि नहीं आएगा ये देख लेता हूं, लेकिन इसको मैं दूसरे कलर में लिख देता हूं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए, कंफ्यूज ना हो। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक।
तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के आपने हिस्से देखे, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक। अरे एक छात्रा का प्रश्न है कि सर सिक्योरिटी में फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या काम? बहुत महत्वपूर्ण काम है। आप देखिए, कोई भी आतंकवादी घटना होती है, उसमें बिना पैसे के कोई घटना नहीं की जा सकती। आप पैसा मत जाने दिए इनके पास, तो ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना? पैसे से हर चीज चलती है भाई। एक प्रश्न है कि सर हमें क्या ये चार्ट याद रखना होगा? देखिए, आपसे वैसे तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया है पिछले 10 साल में, लेकिन आपसे अगर संस्थागत ढांचा पूछ लिया साइबर सुरक्षा से संबंधित, तो ऐसी स्थिति में आपको ये डायग्राम का कुछ हिस्सा बना के आना पड़ सकता है। ठीक है? क्लियर हुआ? ये डायग्राम यहाँ खत्म नहीं हो जाता। ये डायग्राम और भी है, लेकिन इतना डायग्राम जो है अब आज के लिए काफी है। बाकी का डायग्राम जो है मैं आपको खासकर, और ये भी जो डायग्राम बना रहे हैं हम, ये सिर्फ और सिर्फ साइबर सुरक्षा से संबंधित क्या हायरार्की है उसका बना रहे हैं। क्लियर? ये डायग्राम अभी पूर्ण नहीं है, ये हम अगली क्लास में इसको पूर्ण करेंगे। इसके बहुत सारे और भी पहलू हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही एक मिनिस्ट्री काम करती है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जिसके अंतर्गत जो है सर्टिन नाम की संस्था आती है। सर्टिन आपने सुनी होगी, CERT, मैं यहां लिख देता हूं। इसके अंतर्गत आती है सर्ट इन। साइबर सुरक्षा में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सर्टिन का। ठीक है? इसको कहते हैं कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। ओके, क्लियर? और सर्टिन के बाद रीजनल सर्ट्स आती हैं, वो मैं आपको कल उसकी व्याख्या करूंगा। ठीक है, कि उनका क्या रोल होता है। इसके अलावा जो है देखिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता है, उसके अंतर्गत डिप्टी NSA आते हैं। 3 डिप्टी NSA आते हैं, एक मिलिट्री एडवाइजर और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चेयरमैन होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि एक डिप्टी NSA, जिसको टेक्निकल इंटेलिजेंस के लिए डिप्यूट किया जाता है, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये ढांचा जो है हाल ही में बदला था, कुछ कुछ वर्ष पहले। इस वर्तमान सरकार ने ही इस ढांचे को बदला था। पहले डिप्टी NSA नहीं हुआ करते थे 3। उनमें से एक डिप्टी NSA को विशेष जिम्मेदारी दी गई है साइबर सिक्योरिटी की। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये जो डायग्राम है, इसको हम कल देखेंगे। यहां तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए। यहां तक क्लैरिटी है? हाँ, कल आपकी लास्ट क्लास होगी। बिल्कुल आपने सही बात कही है। कल हम सुरक्षा एजेंसियां भी देखेंगे और जो साइबर सिक्योरिटी है उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है? साइबर सिक्योरिटी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आपको मैं सारे पहलू बताऊंगा। यहां तक आपको अगर कोई समस्या है तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है?
डायग्राम को मैं कल समझा दूंगा आपको, चिंता ना करें। ये डायग्राम जो है ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय जो है सबसे शीर्ष पे आता है, उसके नीचे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति होती है, जिसका जो भाग है वो वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय होता है। आपको पता होगा कि वर्तमान सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया हुआ है, तो वो भी सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति का हिस्सा होता है। ठीक है ना। कैबिनेट कमेटी को लीड जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है। तो यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भी हिस्सा होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के और भी बहुत सारे हिस्से होते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है वो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, ठीक है ना, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ये एक नई पोजीशन बनाई गई है साइबर इश्यूज को डील करने के लिए। हाँ, आप देखिए, मैंने जितना भी, एक छात्र का कंसर्न है कि सर क्या कल लास्ट क्लास है तो हम डाउट जो है पिछले टॉपिक्स में से भी पूछ सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। इस विषय से जुड़े हुए कोई भी डाउट पूछ सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि, और अदरवाइज भी मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। अभी जिंदा हूँ, ठीक ठाक, हेल्थ भी ठीक ठाक है, और आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके पास अपने कंसर्न भेजेंगे तो वो प्रश्न को जो मेरे पास भेज देंगे, आपके डाउट्स का समाधान किया जाएगा, आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है। ठीक है, चलिए अब आज का लेक्चर यहीं बंद करते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कल क्या क्या डिस्कशन होगा, साइबर सिक्योरिटी का डिटेल डिस्कशन होगा। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 का मैं विश्लेषण करूंगा, दो, और जो 2020 में साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आई है उसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन, उसके क्या क्या आयाम है, उसकी चर्चा करूंगा। ठीक है ना। उसके अलावा जो है ये डायग्राम हम कंप्लीट करेंगे ताकि आपको पता चले कि साइबर सिक्योरिटी के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो महत्वपूर्ण है, साइबर सिक्योरिटी को किन किन चीजों से खतरा है, किन किन स्रोतों से खतरा है, उसके लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, इन सब चीजों की चर्चा कल विस्तार से होगी। और उसके अलावा हम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, प्राय मैं सुरक्षा एजेंसियां क्लास में कवर नहीं करा था, लेकिन हमें समय रहेगा तो हम सुरक्षा एजेंसियों का भी जो है व्याख्या देखेंगे। इसके मैं प्राय जो है नोट्स उपलब्ध करा देता हूं, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ उसका जो मैंडेट है वो याद करना होता है, और वो कहाँ डिप्लॉय की जाती है, कि जैसे बीएसएफ कहाँ कहाँ डिप्लॉय की जाती है, उसका कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बस इतना ही सुरक्षा एजेंसियों में करना होता है, उसमें समझने जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कल उसकी चर्चा करेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो कल चर्चा में होंगे। समय से आइएगा क्लास में ताकि सारी चीजें समझ में आए, बाद में कोई प्रश्न नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं बंद करते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, यू हैड बीन wonderful students with lot of patience to listen to me. With best wishes, see you tomorrow.